अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो 8वां पाठ है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, उसका ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो के साथ ये 8वां पाठ आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हो। लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा फिर से बात करूँगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्कूल जो हैं अच्छे नहीं मिल पाते। हमेशा सरकारी ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल हालांकि बुरा नहीं होता है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। कैसा है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस मिल जाते हैं, तो आपके लिए तो अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस भी नहीं मिल पाते हैं। बहुत ही कम क्लासेस आपने देखा रहेगा, आपने फेस भी किया रहेगा, प्रॉब्लम आपके साथ हुआ रहेगा कि आपको अच्छे क्लासेस नहीं मिल पाते हैं। बहुत ही कम क्लासेस हैं, बहुत कम स्कूल भी हैं और अगले साल तो और आपको प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। इंग्लिश भी आपके लिए प्रॉब्लम ही है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी तक आपने हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ा है और नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में हो जाएगा। अभी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो अच्छे से कर लेंगे, आपके लिए तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि जितने लेक्चर होगा इंग्लिश में होगा, आपको समझेगा ही नहीं। तो करना क्या है? प्रैक्टिस करना है बच्चों, आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट ईयर अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपकी तैयारी मैं कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से तैयारी कराऊंगा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। समझ में आ गया? क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की भाषा हिंदी है और हिंदी को इतना कमज़ोर समझा जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। अगर रास्ता सही दिखाया जाए, मार्गदर्शन सही किया जाए तो बच्चे बहुत महान काम कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। हम चर्चा करेंगे ब्राज़ील में उद्योग और भारत में उद्योग। उद्योग का मतलब क्या होता है? व्यापार, बिजनेस। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राज़ील में उद्योग यानी कि कौन कौन सा उद्योग यानी कि कौन कौन सा बिजनेस होता है ब्राज़ील में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख उद्योगों में जो मुख्य उद्योग है ब्राज़ील में उसमें है लौह इस्पात। लौह इस्पात का मतलब क्या होता है? जो लोहे की चीज़ें बनाना। लौह और इस्पात का मतलब क्या होता है? लोहे की चीज़ें बनाना। समझ में आ गया? तो पहला मुख्य क्या है उद्योग? लौह इस्पात। वाहन संयोजन यानी कि गाड़ी का मॉडल बनाना, वाहन संयोजन। खनिज तेल की प्रक्रिया, खनिज तेल यानी कि जमीन के अंदर से जो हम लोग खुदाई करके तेल निकालते हैं उसका शुद्धिकरण करना। समझ में आ गया? रासायनिक उत्पादन। रासायनिक उत्पादन क्या होता है? रसायन, केमिकल जो लगते हैं उसका उत्पादन ब्राज़ील में होता है। सीमेंट उत्पादन होता है। ये सारी चीज़ों का समावेश होता है मुख्य उद्योगों में। ब्राज़ील का क्या है? प्रमुख उद्योग है। समझ में आ गया? प्रौद्योगिकी पर आधारित, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन। प्रौद्योगिकी पे आधारित उद्योग भले ही बढ़ रहे हों, ब्राज़ील में क्या होगा? जितने भी उद्योग किसके ऊपर आधारित हैं? मशीन के ऊपर आधारित हैं, बढ़ रहे हैं क्योंकि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किस पे हो रहा है? मशीनों से हो रहा है ना। इसे बोलते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग। ब्राज़ील में क्या हो रहा है? प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। भले ही बढ़ रहे हों पर पारंपरिक उद्योग भी महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पे जो पारंपरिक उद्योग हैं यानी जो पुराने तौर तरीके के व्यापार बिजनेस उद्योग किए जाते थे वो भी ब्राज़ील में एक महत्वपूर्ण है। यानी कि पारंपरिक उद्योग भी इस समय ब्राज़ील में चल रहे हैं। पारंपरिक उद्योग में क्या क्या आता है? शक्कर बनाना, सूती कपड़ा बनाना, रेशम ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योगों में, खाद्य यानी कि जो खाने के पदार्थ होते हैं जैसे कि दाल चावल गेहूँ। समझ में आ गया? ब्राज़ील में अच्छा विकास हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ब्राज़ील में भले ही क्या बढ़ रहे हैं? प्रौद्योगिकी यानी मशीन भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही पारंपरिक जो उद्योग हैं वो भी किए जाते हैं। समझ में आ गया? इस प्रदेश में निवेश करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी जो ब्राज़ील की सरकार है वो दूसरे देशों की सरकार से बोल रही है कि आप आइए ब्राज़ील में निवेश कीजिए यानी कि पैसा लगाइए ताकि जो ब्राज़ील का अर्थव्यवस्था है वो अच्छा हो सके। तो ये था ब्राज़ील का उद्योग। बहुत ही आसान है, अगर एक बार आप अच्छे से समझ लोगे
तो बिल्कुल डाउट नहीं होएगा। अब हम देखते हैं भारत में उद्योग, चर्चा करते हैं भारत में कौन कौन से बिजनेस व्यापार किए जाते हैं। भारत में विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए हैं। भारत एक बड़ा देश है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उद्योग क्या हुए हैं, स्थापित हुए हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ पे उद्योग करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल क्या होता है आप इसको समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं कि आप केचप बनाने की कंपनी खोलते हो, केचप और जाम बनाते हैं ना, केचप बनाने की अगर आप कंपनी खोलते हो तो उसके लिए आपको टोमेटो यानी टमाटर की ज़रूरत होगी। तो टमाटर क्या हो जाएगा आपके लिए, कच्चे माल। समझ में आ गया, जहाँ पे टमाटर ज़्यादा रहेगा वहीं केचप की फैक्ट्री लग जाएगी। तो इसे बोलते हैं जहाँ पे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध होता है। ऊर्जा संसाधन क्या होता है, यानी बिजली की ज़रूरत। जब आप कारखाना शुरू करोगे तो वहाँ पे ऊर्जा संसाधन होनी चाहिए। जब बिजली रहेगी तभी आप मशीन फैक्ट्री वगैरह चल पाएंगे, है ना। आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधन यानी जहाँ पे आपको आसानी से पैसा मिल जाए, आप वहीं पे बिजनेस व्यापार करोगे, उसे कहते हैं आर्थिक संसाधन। मांग, किसी चीज़ का मांग कहीं पे ज़्यादा होता है ना, अलग अलग जगह पे किसी न किसी विशेष चीज़ की मांग ज़्यादा होती है। अगर मैं महाराष्ट्र और मैं मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पे वड़ा पाव की मांग बहुत ज़्यादा है ना। वहीं पे आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ पे लिट्टी चोखा और चाट की मांग ज़्यादा है। तो अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ों की मांग होती है। समझ में आ गया। आदि के कारणों से असमान वितरण दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग उद्योग स्थापित हुए हैं। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। मेरा वीडियो आप पूरा देखोगे बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा बच्चों, गारंटी देता हूँ इसकी। अब हम बात करते हैं राज्यों के हिसाब से, जैसे कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में धात्विक खनिजों के भंडार हैं। तो धात्विक खनिजों के भंडार, धात्विक यानी कि धात्विक में जैसे कि लोहा हो गया, है ना, और क्या क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया, धातु जो जिसे हम लोग धातु कहते हैं, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, सब धातु में आते हैं। तो धातु के भंडार कहाँ पे मिलते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग में, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों की बात करें तो यहाँ पे आपको धात्विक खनिजों के भंडार देखने को मिल जाएंगे। इसलिए प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप क्या होता है ये भी समझ लो। भारत का जो दक्षिणी भाग है जो ऐसा है, इसको हम लोग भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आया। भारत को जो निचला भाग जो पानी के अंदर है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आ गया। इसलिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व उत्तर का मतलब इधर पूर्व हो गया, उत्तर यानी कि ए वाले भाग में। समझ में आ गया। पूर्व उत्तर यानी कि ए वाले भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व उत्तर में क्या होता है, धातु निर्माण उद्योग स्थित हैं। यानी कि जो धातुओं के निर्माण करते हैं, यानी लोहे का, जस्ते का, पीतल का, तांबा का जो निर्माण करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, वहाँ पे वो उद्योग स्थापित हुए हैं। समझ में आ गया। अधिकांश लौह इस्पात के उद्योग इस भाग में केंद्रित हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन से हैं, लौह इस्पात, यानी लोहा जब आसानी से मिल जाता है तो वहाँ पे कौन सा उद्योग स्थापित हुआ है, लौह का, यानी कि लोहा बनाने वाले जो उद्योग हैं वहाँ पे स्थापित हुए हैं। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के भंडार हैं। तो ये जगहों पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो जगह लिखा गया है, राज्य के नाम जो बताए गए हैं, यहाँ पे लौह इस्पात के बिजनेस या उद्योग क्यों ज़्यादा होते हैं। तो इसका सीधा कारण है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर कोयला उपलब्ध है, क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, और लोहा तो मिल ही रहा है क्योंकि ज़मीन से खुदाई करके लोहा मिल रहा है, और उसको पिघलाने के लिए कोयला भी मिल रहा है। इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर वो उद्योग वहाँ पे स्थापित हुए हैं। यहाँ लोहे का अयस्क का क्या है, भंडार है, और कोयला भी उपलब्ध है। इसी के कारण वहाँ पे लोहे का व्यापार किया जाता है। साथ ही दामोदर महानदी की घाटी में, अगर हम बात करें दामोदर महानदी की घाटी में जल विद्युत यानी कि बिजली, पानी से बिजली बनाना, और हीराकुंड परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है, यानी बिजली बनाया जाता है जल के द्वारा। समझ में आ गया। जैसी अनेक औष्मिक शक्ति, यहाँ पे औष्मिक शक्ति, औष्मिक यानी
उष्मा के जरिए, ऊर्जा के जरिए, शक्तियों से, संयंत्रों से मिलने वाली अखंडित एवं सस्ती बिजली के कारण यह प्रदेश धात्विक उद्योगों के लिए अनुकूल है। तो जितने भी राज्य लिखे हैं वहाँ पे कारण क्या है, कोयला और लोहा मिलता है, इसलिए वहाँ पे लोहे का बिजनेस होता है। दामोदर जो महानदी है उसमें जल विद्युत हीराकुंड परियोजना के कारण वहाँ पे क्या होती है, अखंडित यानी 24 घंटे बिजली सस्ती मिलती है। इसके कारण यहाँ पे कौन सा लौह उद्योग व्यापार स्थापित हुआ है। समझ में आ गया। राजस्थान में क्या होता है, तांबा, सीसा, जस्ता। समझ में आ गया। राजस्थान में क्या मिलता है, तांबा, सीसा, जस्ता। कर्नाटक में लोहा, लौह इस्पात, लोहे की चीजें, मैग्नीज एवं एल्युमिनियम मिलता है। समझ में आ गया। और तमिलनाडु में एल्युमिनियम के उद्योग विकसित हुए हैं। कौन सा उद्योग कहाँ पे विकसित हुआ है, राजस्थान में तांबा का उद्योग, सीसा का, जस्ता का उद्योग विकसित हुआ है। तो वहीं कर्नाटक में लौह इस्पात का बिजनेस शुरू हुआ है, मैग्नीज का और एल्युमिनियम का। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एल्युमिनियम का उद्योग जो है विकसित हुआ है। समझ में आ गया। आगे समझो। कृषि पर आधारित उद्योग में, भारत में जो कृषि पे आधारित उद्योग होते हैं वो कौन कौन से उद्योग हैं जो कृषि पे आधारित यानी खेतों पे आधारित होते हैं। कपास हो गया, कपास यानी कि रुई बोलते हैं, है ना। पटसन एक पौधा होता है जिसे पानी के अंदर रखा जाता है, तो उसमें से उसका जो छिलका होता है निकाल के उसमें कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे हम लोग पटसन कहते हैं। एवं चीनी उद्योगों का केंद्रीकरण कच्चे माल के प्रदेशों में हुआ है। कृषि पे आधारित जो होता है कपास, पटसन और चीनी उद्योग कहाँ पे होगा, जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होगा वहाँ पे चीनी का, पटसन का और किसका, कपास का उद्योग है भारत में। समझ में आ गया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग होता है, चीनी का उद्योग होता है, शक्कर का। समझ में आ गया। पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पटसन का उद्योग होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पटसन आसानी से मिल जाता है खेतों में। विविध राज्यों के वन प्रदेशों के पास, जहाँ पे जिस राज्य में जंगल ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, उनके पास क्या कौन कौन से उद्योग हैं, कागज बनाने का, प्लाईवुड, लकड़ी का जो बेड के ऊपर लगाया जाता है ना उसे प्लाईवुड कहते हैं। माचिस बनाया जाता है, राल एवं लाख और राल। लाख क्या होता है, इससे ऐसा गोंद जैसा होता है ना, वैसे राल और राख होता है जिससे कि चूड़ियाँ उड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, लकड़ी में ही मिलता है। समझ में आ गया। लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण इत्यादि। तो जहाँ जिन प्रदेशों के पास वन है वहाँ पे लकड़ी बनाने का उद्योग स्थापित हुआ है। समझ में आ गया। वनों उत्पादन पर आधारित उद्योग केंद्रित हो गए। वहाँ पे जो वनों से उत्पादन होते हैं उस जगह पे क्या हो गए हैं, बहुत सारे उद्योग स्थापित हो गए हैं। अब बात करते हैं कोयाली। ये सब जगह का नाम है, कोयाली, डिगबोई, नूनमती, बोनगाई गांव में क्या होता है, तेल शुद्धिकरण के कारखाने हैं। समझ में आ गया। और खनिज तेल का उत्पादन करने वाले प्रदेश में हैं। तो ये सब जगह पे क्या होता है, तेल का शुद्धिकरण होता है। मथुरा एवं बरौनी में के तेल शुद्धिकरण केंद्र तट से दूर आंतरिक भाग में है। अगर हम मथुरा और बरौनी की बात करें तो वहाँ पे भी तेल शुद्धिकरण का काम होता है, लेकिन तट से अंदर होता है, यानी कि तट से दूर होता है। तट यानी कि समुद्र के किनारे से दूर होता है। समझ में आ गया। सीमेंट उद्योग का वितरण भी सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सीमेंट का उद्योग वहीं बनाया जाएगा जहां पे सीमेंट के लिए कच्चे माल आसानी से मिल जाएगा। समझ में आ गए। आगे समझते हैं। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। तो नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में। समझ में आ गए। जिन उद्योगों के कच्चे माल पर निर्भर कम हैं वे देश के अनेक भागों में फैले हुए हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसको करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसे बिजनेस व्यापार हर जगह पे फैले मिलते हैं क्योंकि उन्हें कच्चे माल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, निर्भर नहीं होना पड़ता है। समझ में आ गया। यांत्रिक यानी यंत्र, विद्युत वाहक, उर्वरक और अनेक ग्राहक उपयोगी उत्पादन मुख्यतः बड़े शहरों में उन उद्योगों का केंद्रीकरण दिखाई देता है। तो बड़े शहरों में कौन कौन से उद्योग होते हैं, मशीन बनाने का काम, विद्युत वाहन, बिजली से चलने वाली गाड़ी,
उर्वरक यानी खेती में ऐसा कौन सा चीज डाला जाए कि खेती अच्छी हो, उसको उर्वरक कहते हैं। अनेक ग्राहक उपयोगी यानी ग्राहक को उपयोग करने वाले यानी जो कस्टमर होता है उसको उपयोग करने के लिए जो सामान मिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में उसका क्या हुआ है, उद्योग केंद्रीकरण हुआ है। समझ में आ गए। और आगे थोड़ा सा टॉपिक आपका बचा है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप समझ लो आयात और निर्यात क्या होता है। आयात उसे कहते हैं जब हम किसी दूसरे देश का माल अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका का कोई भी सामान अगर हम भारत में मंगाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, आयात कहा जाएगा। और जब भारत का माल किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं भारत ने अमेरिका को कुछ चीज़ें बेचा यानी भारत का सामान अमेरिका में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो आगे जब आप पढ़ोगे, थोड़ा सा पैराग्राफ में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ब्राज़ील कौन कौन से चीज़ों का उत्पादन करके दूसरे देशों को भेजता है उसे क्या कहते हैं, निर्यात करना। और कौन कौन से चीज़ें अपने देश में मंगाता है उसे कहते हैं क्या, आयात करना। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।